नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो, इट्स PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. दोस्तों, यदि आपने MPN Academy का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए MPN Academy टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां ज्वाइन कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है MPN Academy की तरफ से जारी, इसकी PDF भी फ्री में आपको वहां पर मिलेगी। टाइम टेबल मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी और बहुत कुछ। और गोल्डन और डायमंड टेस्ट सीरीज के टॉपर्स के रिजल्ट इसी टेलीग्राम पेज पर अनाउंस किए जाते हैं और हमारे कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो इस पेज को जरूर ही ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को भावनगर में दुनिया के पहले CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल की आधारशिला रखी। यह मुख्य रूप से मीथेन से बनी एक ईंधन गैस है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया का पहला CNG टर्मिनल होगा। इसका निर्माण मुंबई स्थित पद्मनाभन मफतलाल समूह और ब्रिटेन के फ्रेट साइट समूह के एक संघ द्वारा किया जा रहा है। CNG परियोजना भावनगर बंदरगाह के ब्राउनफील्ड विस्तार की महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना का एक हिस्सा है। आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। इस रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य हो गया है। सेकेंड नंबर पर कर्नाटक, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और पांचवें नंबर पर बिहार है। किन दो दक्षिण अमेरिकी देशों ने वर्षों के गतिरोध के बाद अपने बॉर्डर को फिर से खोल दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया और वेनेजुएला। मैप में देखिए, यही वो एरिया है। 26 सितंबर को दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया और वेनेजुएला ने वर्षों के गतिरोध के बाद अपनी सीमा को फिर से खोल दिया है और राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया है। दोनों देशों के बीच सीमा को फिर से खोलना वामपंथी कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का एक प्रमुख अभियान वादा था, जिन्होंने पिछले महीने पदभार संभाला था। साइमन बोलीवर पुल आधिकारिक तौर पर लगभग 7 वर्षों के लिए व्यापार के लिए बंद कर दिया गया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने तस्करी पर कार्रवाई के रूप में 2015 में सीमा पार बंद करने का आदेश दिया था। अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुल्लमपारा। केरल सरकार ने इसके लिए पुल्लमपारा पंचायत, जो कि तिरुवनंतपुरम में आता है, में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को DG पुल्लमपारा योजना शुरू की थी। यह योजना 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाइयों और अन्य स्वयं सहायता समूहों के स्वयंसेवकों की मदद से चलाई गई थी। डिजिटल साक्षरता का अर्थ इंटरनेट की मदद से सभी प्रकार के कौशलों, सीखने के तरीकों को डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनाने से है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दुबई के शारजाह जंगल सफारी का दौरा करने के बाद कही है। यह जंगल सफारी गुरुग्राम व नूह के 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यह सफारी पार्क वर्तमान में सबसे बड़े सफारी पार्क संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह सफारी के आकार का 5 गुना होगा। शारजाह सफारी लगभग 2,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को MPN Academy करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि MPN Academy का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है दोस्तों।
आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार एसआई पीटी एग्जाम जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%। 2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपीएन एकेडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मिलेंगे आपको। तो 120 प्रश्न जो होंगे उसमें सेक्शन वाइज किस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 30 क्वेश्चंस, बिहार जीके से 20 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चंस, मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है बिल्कुल उसी हिसाब से स्टैटिक का ये क्वेश्चंस मिलेगा। और एक सेट को जो 120 का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। तुरंत आप रिजल्ट इसमें देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी
एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के, वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान वर्तमान में NSCS के सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वह 31 मई को सेना से रिटायर हुए थे। वह देश के प्रमुख सेना ऑपरेशन का नेतृत्व कर चुके हैं। बालाकोट में हुए हमले के दौरान वह सेना में DGMO पद पर थे। अनिल चौहान का जन्म उत्तराखंड में हुआ है। 1981 में ये भारतीय सेना में शामिल हुए थे। इन्हें 11वीं गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। इटली की सामंथा ISS की 5वीं यूरोपीय कमांडर बन गई हैं। साथ ही वह पहली गैर अमेरिकी महिला भी बन गई हैं। इनसे पहले यूरोप की ओर से अलेक्जेंडर गस्ट, थॉमस फ्रैक्सवेट, फ्रैंक डी विन और लूका परमिटानो स्पेस स्टेशन के कमांडर रह चुके हैं। 45 वर्षीय सामंथा इस वर्ष अप्रैल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची थी। वह ISS में अमेरिकी सेगमेंट का नेतृत्व कर रही हैं। यह उनकी दूसरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा है। उन्होंने निवर्तमान कमांडर ओलेग आर्टेमयेव से अपने हाथ में कमान ली है। 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 36.6। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने यह इंडेक्स जारी किया, जिसमें स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष पहले स्थान पर रहा। भारत की रैंकिंग रही 40वीं। भारत का यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले 7 वर्षों में भारत ने 41 स्थानों की छलांग लगाई है। 2015 में भारत की रैंक 81 थी और ये 2022 में 40वें स्थान पर आ गई है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 46 थी। रैंकिंग में अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स का थीमेटिक फोकस नवाचार संचालित विकास के भविष्य पर केंद्रित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर का पता लगाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जलदूत ऐप। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया। ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और उसके बाद में चयनित कुओं के जल स्तर का मापन करेंगे। भू जल स्तर के आंकड़े ग्राम पंचायत विकास योजना और मनरेगा कार्यक्रम में सहायक होंगे। इटली में हुए संपन्न आम चुनाव में किस पार्टी ने चुनाव जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर्स ऑफ इटली। पार्टी की नेता जियोर्जिया मेलोनी ने वर्तमान प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी को भारी मतों के अंतर से हरा दिया है। मेलोनी अब इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। जॉर्जिया मेलोनी की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के नेतृत्व में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का गठबंधन आम चुनाव में 43.8% वोट मिला है। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को अकेले ही 26% वोट हासिल हुआ है। गठबंधन में सहयोगी माटेओ साल्विनी की पार्टी द लीगा को 8.8% और सिल्वियो बर्लुस्कोनी की फोर्जा इटालिया को 8% वोट हासिल हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर है जब इटली में दक्षिणपंथी विचारधारा की सरकार बनी है। फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। 19 सितंबर को काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को 3-1 से हराकर अपना पहला खिताब जीता। नेपाल ने सेमीफाइनल में भारत को 1-0 से और बांग्लादेश ने भूटान को 8-0 से हराया था। इस चैंपियनशिप को छठा दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला कप भी कहा गया। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली टीम कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में
2-1 के जीत के साथ ही एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है। भारत ने अपनी 21वीं T20 जीत हासिल की। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास था, जिसने वर्ष 2021 में 20 T20 इंटरनेशनल मैच जीते थे। भारत ने वर्ष 2022 में T20 विश्व कप 2022 तक, जो हाल ही में संपन्न हुआ है, खेले गए अपने 36 मैचों में से 27 T20 मैचों में जीत दर्ज की है, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में अब तक का सर्वाधिक है किसी भी टीम द्वारा। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के दौरान पर्यटन पर्व का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में पर्यटन पर्व 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने सभी राज्यों से देश में फिल्म पर्यटन एवं देश में आयोजित होने वाली आगामी G20 की अध्यक्षता पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। पर्यटन पर्व 2022 का आयोजन पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की विविध संस्कृति, कला, शिल्प एवं व्यंजनों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया। आदिवासी समुदायों पर उनकी सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक ज्ञान कोश यानी कि इनसाइक्लोपीडिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा का अनावरण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है और इसके 5 संपादित संस्करणों, आप तस्वीर में देख सकते हैं, में 13 विशेष रूप से कमजोर समूहों सहित आदिवासियों पर 418 शोध लेख शामिल है। भारत का नया अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकटरमणी। भारत सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। इन्होंने 1 अक्टूबर को पद संभाला। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो गया है। यह नियुक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के अगले अटॉर्नी जनरल बनने के सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। किस देश ने चंद्रमा के निकट एक नए प्रकार के क्रिस्टल चेंज साइट वाई की खोज की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चीन। यह पृथ्वी पर स्वच्छ और कुशल ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। चेंज साइट वाई चीनी चंद्रमा देवी चांग-ई के नाम पर रखा गया है। यह 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और मानव बाल जितना चौड़ा है, जिसे बड़ा करके तस्वीर में दिखाया गया है। शोधकर्ताओं ने 2020 में चीन के चांग-ए 5 मिशन के दौरान लगभग 4 पाउंड यानी कि 1.8 किलोग्राम चंद्र चट्टानों के बीच क्रिस्टल इकट्ठा किया। यह चट्टानें 1976 से पृथ्वी पर लाए जाने वाले पहले चंद्र नमूने थे। चेंज साइट वाई क्रिस्टल की खोज चंद्रमा पर पहुंचाने वाले 6ठे नए खनिज को चिन्हित करती है। इससे पहले की 5 खोजें या तो अमेरिका या रूस द्वारा की गई थी। संयुक्त समुद्री बल CMF के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए नीचे से एक एक कथन को देखते हैं। अप्रैल 2022 में आयोजित भारत अमेरिका संवाद में भारत ने घोषणा की थी कि वह एक सहयोगी भागीदार के रूप में CMF में शामिल होगा। ये बिल्कुल सही है। CMF के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस का आयोजन पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में किया गया, ये भी सही है। CMF की कमांड अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत समेत 34 देश CMF के सदस्य, 34 देश तो बिल्कुल भी सदस्य है, सही जवाब है ये, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गलत कथन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। न्यूज़ में क्यों है? INS सुनैना CMF के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेने के लिए सेशल्स पहुंचा। यह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि CMF अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज की पहली भागीदारी को भी चिन्हित करता है। एक सहयोगी भागीदार के रूप में भारत शामिल हुआ है, इसका सदस्य देश नहीं है। DRDO ने किस राज्य में जमीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल की 2 सफल परीक्षण उड़ान भरी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स। एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष
किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप तिर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और प्रशासकों की समिति ने 9 अक्टूबर तक हॉकी इंडिया के चुनाव पूरे कराने को कहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासकों की समिति हॉकी इंडिया का कामकाज देख रही थी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ये वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। हॉकी इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व ओलंपियन इसकी अध्यक्षता करेगा। इन्होंने 1996, 2000 और 2004 में ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC को किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महारत्न। REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC है, जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय, आप सभी जान रहे हैं कि निगरानी में REC विद्युत मंत्रालय की भी सहायता करती है। महारत्न व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से की गई थी। जब कोई कर्मचारी अपनी अस्थायी नौकरी के साथ ही दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम करता है तो उसे तकनीकी तौर पर अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मून लाइटिंग। साइड जॉब को मून लाइटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह काम ज़्यादातर रात में या वीकेंड में किया जाता है। न्यूज़ में क्यों है? IT कंपनी विप्रो ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। हाल ही में स्विगी ने इंडस्ट्री में सबसे पहले मून लाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की। IT उद्योग में मून लाइटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करना एक आदर्श व्यवस्था बन गई है। यानी दिन में ऑफिस में काम कीजिए और रात में किसी और कंपनी के लिए, इसे ही मून लाइटिंग कहा जाता है। ज़्यादातर कंपनियां इसे अनैतिक मानती है। 23 सितंबर से शुरू हुआ पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही जलवायु परिवर्तन से प्रभावशाली तरीके से निपटने और प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन के लिए नीतियों को उचित तरीके से लागू करने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने पर विचार किया गया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। 27 सितंबर को ध्यान में रखिएगा, दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की विधियों को अपनाया गया था। इसके 5 वर्ष बाद UNWTO की स्थापना वर्ष 1975 में हुई और 1980 में विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत हुई। वर्ष 1997 में UNWTO ने इस्तांबुल तुर्की में अपने 5वें सत्र में इस बात का निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष कोई एक देश विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करेगा और इस बार मेजबानी मिली है इंडोनेशिया को। 2022 की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी पर्यटन पर पुनर्विचार। हाल ही में चर्चा में रही थामीराबरानी नदी किस राज्य में बहती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु की एकमात्र 12 मासी नदी है। यह राज्य की सबसे छोटी नदी है। यह अम्बासमुद्रम तालुक में पश्चिमी घाट की पेथीगई पहाड़ियों से निकलती है और तिरुनेलवेली तथा थूथुकुडी जिलों से बहती हुई कोरकाई में मन्नार की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। न्यूज़ में क्यों है? तिरुनेलवेली का जिला प्रशासन अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट गैर लाभकारी संगठन इस नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए एक तामिरासेस नामक एक हाइपर लोकल विधि का उपयोग कर रहा है। उपन्यास वुल्फ हॉल और ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली लेखिका का नाम क्या है जिनका निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिलेरी मेंटल। लेखिका हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। इनको वर्ष 2009 में थॉमस क्रोमवेल श्रृंखला के पहले उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए तथा वर्ष 2012 में अनुवर्ती उपन्यास ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रृंखला के तीसरे उपन्यास के तौर पर वर्ष 2020 में प्रकाशित
द मिरर एंड द लाइट को भी पाठकों ने काफ़ी पसंद किया और वह बुकर पुरस्कार 2020 के लिए लंबे समय तक सूचीबद्ध रही थी। वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आशा पारेख। इससे पहले रजनीकांत को 2019 और अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए पुरस्कार मिल चुका है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में सम्मान का एक उच्च प्रतिष्ठित संग्रह का हिस्सा है। इस पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस राज्य में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा गया है, जो 2री और 5वीं शताब्दी की है। गुफाओं और उनके कुछ अवशेषों में चैत्य यानी गुंबद, दरवाजा और पत्थर के बिस्तर थे, जो महायान बौद्ध स्थलों में विशिष्ट थे। ब्राह्मी लिपि में 22 शिलालेख हैं, जो सभी 2री से 5वीं शताब्दी के हैं। शिलालेखों में मथुरा और कौशाम्बी, पावता, बेज, बरदा एवं सपतनेरिका जैसे स्थानों का उल्लेख है। वे जिन राजाओं का उल्लेख करते हैं इनमें भीमसेन, पोथाश्री और भट्टदेव शामिल है। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व किस नाम से अधिसूचित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व होगा। इसी क्षेत्र में बाघों के संरक्षण के लिए रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन भी स्थापित किया जाएगा। 1977 में स्थापित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में अभी तो एक भी बाघ नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत में बाघों, सह-शिकारियों और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार यह बाघों की आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। प्रधानमंत्री का पद पारंपरिक रूप से राजा के पास होता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी पत्नी फहदा बिन अलाह अल हिथलेन के सबसे बड़े बेटे हैं। राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री के रूप में पदोन्नत किया है। इससे पहले प्रिंस खालिद उप रक्षा मंत्री थे। किंग अब्दुल्ला अजीज 86 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता वही करेंगे जिसमें वो भाग लेंगे। राजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए इन्होंने अपने राजकुमार को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन, साथ में इंग्लिश में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे बहुत सारा समय बचेगा आपका, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हाल ही में किस संगठन पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिमांड नोट जारी किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। यह स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी की एक शाखा है। सरकार ने सिमी को वर्ष 2001 में प्रतिबंधित कर दिया था। फरवरी 2009 में कोझिकोड में एक बैठक के दौरान 3 घटक राष्ट्रीय विकास मोर्चा केरल, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और कर्नाटक और मनीथा निथि पासराय तमिलनाडु का विलय कर PFI का गठन किया गया था। तो ये अब बैन हो गई है। इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है और साथ साथ में इनके बैंक खातों को फ्रीज किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।